वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से या इनका किसी भी रीजन से अगर हमारी बॉडी में जो काउंट है वो बढ़ जाए या घट जाए तो उसकी वजह से हमको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना होता है। तो हमारा जो आज का फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इनका काउंट और उनके होने वाले क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में है, इन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए let's start with the general introduction of इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ओके, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमने अभी कहा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, उसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ये जो बॉडी फ्लूइड्स और जो ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट हैं और इनका जो बैलेंस है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इस डायनेमिक प्रोसेस के थ्रू ही हमारी बॉडी का जो नॉर्मल होमोस्टैसिस है वो मेंटेन रहता है। और अगर इसमें किसी भी तरीके की बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से हमको कुछ कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ सकता है। और जो हमारा इम्बैलेंस है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसके काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं और ये किसी स्पेसिफिक डिजीज की वजह से भी डेवलप हो सकता है। तो आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स हैं और उनका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एक एडल्ट मेल की। ठीक है, तो एक मेल में जो बॉडी फ्लूइड है उसकी जो अमाउंट है, ठीक है, हम लोग एडल्ट मेल की बात कर रहे हैं जिसका बॉडी वेट ऑलमोस्ट 70 kg है। हेल्दी एडल्ट मेल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक मेल है, एक मेल की बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, जो टोटल जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनकी अमाउंट ऑलमोस्ट 42 लीटर्स या 60% ऑफ बॉडी वेट होता है। मींस टोटल बॉडी वेट का 60% जो है वो बॉडी फ्लूइड कंस्टिट्यूट करेंगे एक 70 kg के हेल्दी मेल में। ओके, नाउ जो ये हमारा फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड किसी भी मेल में या इवन फीमेल में भी जो क्लासिफिकेशन है वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो कंसंट्रेशन या जो फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूम बदल जाता है। ठीक है, तो मेल या बॉडी जो फ्लूइड्स हैं उनको दो मेजर कैटेगरीज में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। जो पहली कैटेगरी हमारी है दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ओके, जो कि इंटरसेलुलर या जो सेल के अंदर जो पाया जाता है। और जो दूसरी कैटेगरी हमारी है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मींस कि जो फ्लूइड हमारी सेल्स के बाहर के स्पेस में प्रेजेंट है। और जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, उन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारा है इंट्रा वैस्कुलर फ्लूइड या जिसको हम लोग प्लाज्मा बोल रहे हैं, और एक हेल्दी मेल में ये अराउंड 3 लीटर्स के आसपास होता है। और जो दूसरी कैटेगरी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की है वो हमारे आते हैं एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड्स। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड्स हैं उसका जो काउंट है ऑलमोस्ट 11 लीटर्स के आसपास होता है। और इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर जो फ्लूइड है उसको फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है। पहली कैटेगरी हमारी आती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है दैट कॉन्स्टिट्यूट वो लगभग 10.5 लीटर्स के आसपास होता है। और इसके अलावा एक हमारा फ्लूइड होता है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। तो ट्रांससेल्युलर फ्लूइड्स को जनरली हम लोग काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इसकी जो अमाउंट है बहुत ही कम होती है, अराउंड 0.5 लीटर्स। ओके, तो इस तरीके से ही जब हम लोग फीमेल्स में बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं, तो जो फीमेल्स में जो बॉडी फ्लूइड है उसको अगर हम लोग हेल्दी 55 kg की फीमेल की बात करें तो इनका जो बॉडी फ्लूइड है वो मेल के कंपैरिजन में इनमें थोड़ा सा कम होता है। तो अराउंड 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है बॉडी फ्लूइड्स कंस्टिट्यूट करते हैं एक फीमेल में। ठीक है, इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है बॉडी फ्लूइड्स का वो तो मेल के जैसा ही सेम रहेगा, पर जो क्वांटिटीज है वो थोड़ी सी वैरी कर जाती हैं क्योंकि फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम क्वांटिटी में बॉडी फ्लूइड्स पाई जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब आइए हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो। तो लिसन वेरी केयरफुली, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और इन मिनरल्स पे कोई चार्ज प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग चार्ज की बात करें तो दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज। तो हमारी बॉडी में जो भी मिनरल्स पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हैं तो उनको हम लोग हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के सभी बॉडी फ्लूइड्स में पाई जाते हैं। जैसे हम लोग ब्लड की बात करें, यूरिन की बात करें, टिश्यूज में जो फ्लूइड है उसकी बात करें, या अदर बॉडी फ्लूइड, जहां भी हमारा बॉडी फ्लूइड होगा तो डेफिनेटली वहां पर हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनमें से कुछ फंक्शंस हम लोग डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज दे बैलेंस द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में वाटर के अमाउंट को बैलेंस रखने का काम करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के एसिड बेस
या पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। ओके, और जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारी सेल में है उनके मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी सेल से प्रोड्यूस होता है तो ये उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी हमारी सेल से एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं या हमारी सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि हमारी नर्व्स, हमारे मसल्स, हार्ट, ब्रेन और अदर ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करते रहें। ओके, तो काफी मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। इन केस इनकी किसी तरीके की डेफिशिएंसी हो जाए या इनमें कोई बैलेंस आ जाए तो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के क्लासिफिकेशन का। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेसिकली इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो पहले हमारे आते हैं कैटायंस। तो कैटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको कैटायंस बोला जाता है और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको एनायन बोला जाता है। तो कैटायंस का जब हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन आयंस आते हैं। जबकि जब एनायंस की हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट आयंस इसमें होंगे। ठीक है, तो इन्हीं आयंस में या इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर किसी तरीके की इम्बैलेंस डेवलप हो जाए तो फिर उस कंडीशन में हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन कंपार्टमेंट मींस कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है उसका मूवमेंट किस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होता है, वो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो इन प्रोसेसेस में पहली प्रोसेस आती है हमारी ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे की हम लोग बात कर सकते हैं दैट इज टोनिसिटी। तो टोनिसिटी मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इसमें भी ऑस्मोसिस जैसे ही प्रोसेस होती है। इसके अलावा जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है इसमें भी कंपोनेंट्स एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करते हैं। और उसके साथ साथ जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है थ्रू दी आवर सेल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस से भी काफी अमाउंट में फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करते हैं। ओके, तो अब आइए अब चलते हैं हम लोग ये देखते हैं कि वो कौन कौन से रूट्स हैं जिन रूट्स के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में पहुंचते हैं और किस रूट से इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो इन रूट्स में मेजरली आते हैं हमारी किडनीज, हमारे लंग्स, आवर स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये मेजर रूट्स हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स का गेन या लॉस होता है हमारी बॉडी में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड डिस्टर्बेंसेस। ओके, इन केस अगर हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोवोलेमिया। ओके, और इन केस अगर हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाए या वो एक्सेसिव हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरवोलेमिया। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आप लोगों को ध्यान में रखनी है। द वेरी फर्स्ट इज हाइपोवोलेमिया एंड द सेकंड वन इज हाइपरवोलेमिया। तो अब आइए आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो डेवलप हो सकती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस की वजह से। जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसमें हम लोग सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को बेसिकली काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। इन केस अगर सोडियम की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर उस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। और इसी तरीके से अगर सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो उस कंडीशन में हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और इसी तरीके से जब पोटेशियम आयंस की हम लोग बात करेंगे तो पोटेशियम आयंस की जब डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा। और इन केस अगर वो उनकी अमाउंट बढ़ जाती है तो उसमें हाइपरकैलेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और इसी तरीके से हमारा कैल्शियम आयन भी है, तो कैल्शियम आयन के डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप होगी और एक्सेसिव अमाउंट की वजह से हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हमारी बॉडी में डेवलप हो सकती है। और इन सभी कंडीशंस में हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उस पर जरूर कुछ इफेक्ट पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और इमीडिएटली हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज करना होता है और इन इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को दूर करना होता है जिसकी वजह से दोबारा से ये ऑर्गन, सेल्स और टिश्यूज नॉर्मल फिजियोलॉजी तक वापस आ पाते हैं। तो अब आइए चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। ठीक है, तो ये टर्म्स क्या हैं, इनके क्या मतलब हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो एसिडोसिस टर्म से हम लोग को पता चल रहा है इस कंडीशन में जो एसिड है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो पीएच है वो रिड्यूस होगा। ओके, नाउ अ फॉल इन द बॉडी पीएच ड्यू टू मेटाबॉलिक कंपोनेंट। ठीक है,
तो किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारी बॉडी फ्लूइड्स का पीएच रिड्यूस हो जाए, ठीक है, या उसकी एसिडिटी बढ़ जाए, दोनों कंडीशन एक ही है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और वो कंडीशन लीड करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ। और ये जो कंडीशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, उसके जो मेजर रीजन्स हैं, उनमें से अगर पहले रीजन हम लोग बात करें तो वो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो सकता है। और अगर हम लोग विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग बात करें, दैट इज अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। इन केस अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। स्टारवेशन, ठीक है, इस कंडीशन की वजह से भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रोड्यूस हो सकता है। क्रोनिक रीनल फेलियर, अगर हमारी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन में भी एसिड्स हमारी बॉडी में बढ़ सकते हैं। और अगर हम लोग कुछ सर्टेन कंपाउंड्स को या ड्रग्स को कंज्यूम करें, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड और एसिटाजोलामाइड, ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को कंज्यूम करने से भी हमारी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ सकता है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ लीड करेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस को। ऑब्वियसली जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसके ही अपोजिट मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होगा। तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस में हमारा ब्लड का पीएच बढ़ने लगता है, ठीक है। और अगर हमारे ब्लड का पीएच बढ़ेगा तो उस कंडीशन में जो बेसिसिटी है या जो बेसिक इन्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो जो हम लोगों को ध्यान में रखना है, बेस के बढ़ने से पीएच भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इन केस अगर हमारी बॉडी में पीएच बढ़ रहा है तो एल्कलॉसिस की कंडीशन उसको हम लोग बोलेंगे। और जो बेसिक रीजन है एल्कलॉसिस की कंडीशन का, दैट इज द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ओके, हमारे प्लाज्मा में अगर बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन की वजह से मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो सकता है। और अगर हाइड्रोजन आयंस का लॉस हो रहा है उस कंडीशन को भी हम लोग मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो मेजर रीजन है मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस का, दैट इज कि ब्लड में अगर बाइकार्बोनेट आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस की कंडीशन डेवलप होगी। और अगर हम लोग बात करें कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें हमारा है, पहला है सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग। अगर किसी पर्सन को बहुत ही सीवियर वोमिटिंग हो रही है और काफी लंबे टाइम तक वोमिटिंग हो रही है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस उसकी बॉडी में डेवलप हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन है, अगर हम लोग अल्कलाइन सॉल्ट्स को कंज्यूम करें, जैसे कि हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, तो इसमें बाइकार्बोनेट आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा जिसकी वजह से एल्कलॉसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और जो थर्ड कंडीशन हमारी है दैट इज हाइपोकैलिमिया, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो एल्डोस्टेरोन है उसका जो सिक्रीशन है वो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हाइपोकैलिमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। और मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस में जो पेशेंट है या जो पर्सन है उसमें डिप्रेशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रेस्पिरेशन में। उसके साथ साथ जो रीनल फंक्शन है उसमें डिप्रेशन आ जाता है, मतलब प्रॉपरली फंक्शन वो नहीं कर पाते हैं। और बाइकार्बोनेट आयंस का यूरिन में एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यूरिन में भी उनका एक्सक्रीशन बढ़ने लगता है। तो ये कुछ साइंस हैं जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस की कंडीशन में। होप आप लोगों के समझ में आया होगा, दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से समझने के बाद, सुनने के बाद इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप लोग इनको सॉल्व कर लें तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहे तो उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके के और फार्मेसी एंड मेडिकल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के और भी फार्मेसी एंड मेडिकल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।